साथियों नमस्कार। साथियों आपको पता होगा कि हमारे सर जी अब बाहर आ चुके हैं और जब से बाहर आए हैं लगातार न्यूज़ में हैं। वैसे सर जी और इनकी पार्टी की एक बड़ी विशेष बात है कि इन लोगों को न्यूज़ में बने रहना आता है। इनको बड़े अच्छे से पता है कि खबरों में कैसे बने रहना है, दिन भर कवरेज कैसे लेनी है, मीडिया में कैसे बने रहना है। तो जब जेल में थे तो मीडिया में बने रहते थे, अब बाहर आ गए तब भी मीडिया में बने रहते हैं। और सर जी हमारे एक के बाद एक नए नए नाटक रचे जा रहे हैं और नाटक भी इस प्रकार के जैसे जनता को ये खुलेआम बेवकूफ़ समझ रहे हैं। इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सर जी जब जेल में थे तो आए दिन अभिषेक मनु सिंघवी इनकी तरफ से केस की पैरवी करने या लड़ने जाते थे। अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के सबसे महंगे वकील हैं। 20 से 30 से 40 लाख रुपए तक लेते हैं एक हियरिंग के, एक दिन की सुनवाई के, और न जाने कितनी सुनवाइयां वो कर चुके हैं। यानी करोड़ों रुपए का खर्च उनके ऊपर आम आदमी पार्टी अभी तक कर चुकी है। सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी के पास या सर जी के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या ये पैसा दिल्ली की सरकार ने दिया है, यानी कि टैक्स पेयर का पैसा है, या इन्होंने अपनी निजी संपत्ति से दिया है? इस पर प्रश्न उठना चाहिए। दूसरा यह कि जब जेल से ये बाहर आए तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ जेल से जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि ये जो केस चल रहा है बेकार है, या आप तो निर्दोष हो, या ये तो ऐसे ही आपको परेशान कर रहे हैं। कभी नहीं कहा। कोर्ट ने जबकि ऐसी शर्तों के साथ बाहर छोड़ा है कि आप सीएम बने तो रह सकते हैं, आपको बने रहना है, लेकिन आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते, आप कोई नई स्कीम लागू नहीं कर सकते। मतलब आप सिर्फ एक सीएम का चेहरा बन के रहिए, सीएम नाम के बन के रहिए, कर कुछ नहीं सकते। अब सर जी के साथ समस्या ये थी कि यार अगर इस तरीके से हम रहेंगे तो हम कोई फैसला ले ही नहीं पाएंगे, और 3-4-5 महीने बाद चुनाव है जनवरी फरवरी में, और उन चुनावों में जनता को इंप्रेस करने के लिए हमें फ्री की कुछ ना कुछ योजनाएं चलानी पड़ेंगी, क्योंकि हमको तो वोट इसी बेसिस पे मिलते हैं। तो उसके लिए एक ऐसा सीएम होना आवश्यक है जो फैसले ले पाए। तो सर जी ने दिमाग लगाया, विचार विमर्श किया। 13 सितंबर को इनको जमानत मिली थी, उसके 2-3 दिन तक इन्होंने विचार विमर्श किया और एक नया नाटक का जो है इन्होंने प्रपंच रचा। नाटक ये था कि खुद इस्तीफा दे दो, अपनी जगह किसी और को सीएम बना दो। सीएम किसी ऐसे को बनाओ जो कल को हमें ही ना दबा दे, और ऐसे को बनाओ जो हमारे राज किसी को बता ना दे, और ऐसे को बनाओ जिससे हम कोई भी काम निकलवा सकें। अब इसका नाम तो सर जी के दिमाग में पहले से स्पष्ट था कि कौन होगा, लेकिन अब नाटक करना था तो लोकतांत्रिक तरीके से बैठक बुलाई गई सभी विधायकों की, और इस तरीके से पूरा प्रपंच रचा गया कि देखो मैं सबकी सहमति के साथ ये विमर्श करके किसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम आतिशी मारलेना को सीएम बनाएंगे। सर जी ने कहा 15 तारीख को आकर के, तो 2 दिन बाद मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। 2 दिन तक खबरें चलती रहीं कि कौन बनेगा अगला सीएम, कौन बनेगा अगला सीएम। 2 दिन बाद 17 तारीख को ही इस्तीफा देने की बात क्यों करी? क्योंकि 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन आता है। सर जी को यह पता था कि मोदी जी का जन्मदिन है और दिन भर मोदी जी की कवरेज चलेगी और मुझे उसी को हाईजैक करना है, क्योंकि अब सर जी चाह रहे हैं मोदी जी के बराबर पहुंचने का। आप देखना हर चीज में मोदी जी को टारगेट करेंगे। कैसे, अभी हम देखेंगे। हुआ भी यही। दिन भर सर जी ने कवरेज अपने पास रखी, मोदी जी को कवरेज मिली नहीं, मोदी जी को मतलब भी नहीं है। उसके बाद तय हुआ बाद में कि आतिशी मारलेना अगली सीएम बनेंगी और 21 सितंबर को शपथ लेंगी। अब जैसा कि हम सबको लग रहा था कि एक बार ये आतिशी को पद पे बैठा देंगे और उसके बाद केजरीवाल जी वो सब काम करेंगे जिससे जनता को गुमराह किया जा सके और अपनी जो छवि है, धूमिल छवि, उसको दोबारा से साफ किया जा सके। इसके लिए इन्होंने कार्यक्रम करना स्टार्ट कर दिया है। कल शपथ ग्रहण समारोह था आतिशी का, आज से सर जी ने अपनी नौटंकियां स्टार्ट कर दी। नौटंकियों के नाम पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जनता की अदालत में एक तरीके से रैली तो नहीं कहेंगे, रैली एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसे ही रैली करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सभा हो गई। इन्होंने एक रैली टाइप की करी जिसमें कोई बड़ी भीड़ नहीं आई। मुश्किल से 1000-1200 लोग आए होंगे, मुश्किल से, जो इनके अपने ही पार्टी के हैं। अब इन्होंने साहब ये जो रैली के नाम पर जो भी बैठक है या सभा है, वो जो भी है, इसको नाम दिया जनता की अदालत। और इसमें इन्होंने ये कहा कि देखिए मैं बड़ा ईमानदार हूं जी, मैं पैसे नहीं खाता हूं जी, मैंने आज तक कभी बेईमानी नहीं करी जी, मुझे सीएम पद का कोई लालच नहीं है जी, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया जी। अगर आपको सीएम पद का लालच नहीं है, आपने अगर इस्तीफा ही देना है, तो आप 6 महीने तक जब जेल में थे, 5.5 महीने जेल में थे, तब क्यों नहीं दिया था? दुनिया के आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और जेल में पड़े हुए हैं।
अब आपको यह सूझ रहा है कि देखो मैं कितना ईमानदार हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया। यार तुम जनता को बेवकूफ समझते हो क्या? जनता जानती नहीं है क्या? उसके बाद ये कह रहे हैं कि देखो जी मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, ये लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो इतना गरीब हूं कि मेरे पास दिल्ली में खुद का रहने के लिए मकान भी नहीं है। भाई साहब आपने 45-50 के जाने 100 करोड़ कितने रुपए लगा दिए अपने शीश महल में, जो सीएम को आवास मिलता है उसको चमकाने में, उसको तुम छोड़ने को तैयार नहीं थे। क्यों छोड़ने को तैयार नहीं थे? अब देखो साथी मैं बताता हूं ये सीएम का पद क्यों नहीं छोड़ रहे थे। क्योंकि अगर ये सीएम का पद छोड़ते तो सीएम का आवास छोड़ना पड़ता, और सीएम का आवास छूटता तो उसके बाद जो इन पे कार्रवाइयां होती या जांच पड़ताल होती तो न जाने कितनी चीजें बाहर निकल के आती। तो इन्होंने सीएम का आवास तब छोड़ने का निर्णय किया जब खुद बाहर आ जाए, जिससे कि उसमें नजर रख सके और अपना कठपुतली सीएम बना सके और उसके जरिए सीएम आवास की कोई भी पोल पत्ती बाहर ना आने दे। लेकिन नाटक कैसा रचा है कि मेरे पास तो एक भी घर नहीं है जी। वाह वाह वाह। और इन्होंने आज जो ये सभा करी है ना, इसकी आप फोटो देखिएगा तो इस फोटो में भी इन्होंने एक शर्ट पहन रखी है नॉर्मल सी, और एक रेनॉल्ड्स का वो जो पेन आता है नीली कैप वाला वो लगा रखा है, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना आम आदमी हूं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि ये मोदी की चाल है, बीजेपी की चाल है, हमें फंसाना चाहते हैं, और मैं इस बात का गारंटी दे रहा हूं कि मैंने एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं किया। और यही कारण है कि अदालत ने भी हमको छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश करी थी बीजेपी ने, ईडी और सीबीआई की जांचें तो ऐसे बैठाई थी, ऐसे ऐसे केस लगाए थे जिनसे हम बाहर ना आ सकें, लेकिन अदालत ने हमको बरी किया, जमानत दी। तो इसलिए दी क्योंकि उनको पता है कि केस फर्जी है। अदालत भी जानती है, सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि इस केस में दम नहीं है, ये केस ऐसी फर्जी है। ऐसा इन्होंने खुद कहा है। मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, लेकिन आप चेक कर लेना। अब अदालत ने जब इनको जमानत दी थी तो यह कहा था कि आप केस के रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन केस के रिलेटेड बात भी कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि अदालत को पता था कि वो केस बेकार है, फर्जी है। इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। और आप दर्शकों में से अगर कोई वकील हैं या कोई मान लो किसी जज तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप इस पर संज्ञान लें, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और उसके अलावे इन्होंने ये भी कहा है, बाद में ये भी कह रहे हैं कि मैं तो सीएम पद से इस्तीफा देना चाहता हूं हमेशा के लिए, और मैंने तो ये भी कहा था कि तब तक इस्तीफा दूंगा जब तक मुझे कोर्ट बाइज्जत बरी नहीं कर देती, कोर्ट खुद नहीं छोड़ देती कि हाँ आप पे कोई भी कलंक नहीं, आप जाइए, तब तक सीएम का पद हासिल नहीं करूंगा या तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, ऐसा मैंने कसम खाई थी। लेकिन मेरे वकीलों ने मुझसे कहा कि नहीं आप ऐसा मत करो क्योंकि कोर्ट के केस वेस हैं, पता नहीं कब तक चलें, 8 साल चलें, 10 साल चलें, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इनकी इस बात में विरोधाभास है। पहले तुम कह रहे हो कि कोर्ट ने खुद मान रखा है कि केस में दमी नहीं है, और अब तुम खुद कह रहे हो कि कोई पता नहीं केस 8 साल चले, 10 साल चले। यार इस इंसान का कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं है। आप याद कीजिएगा जब नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी तो 1993 के आसपास लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगे थे, सिर्फ आरोप थे कि किसी कथित भ्रष्टाचार में वो शामिल हैं, जबकि वो पावर में भी नहीं थे। तो उन्होंने दे दिया इस्तीफा, सिर्फ आरोप लगने पर इस्तीफा दे दिया था और यह कह दिया था मैं संसद में तब तक एंटर नहीं करूंगा जब तक मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता। अब जो आरोप उन पे लगे थे तो खतरा तो उनके पास भी यही था कि वो जो केस है या जो भी मामला है वो 1 साल चले, 2 साल चले, 8 साल चले, 10 साल चले। कितना बड़ा रिस्क लाल कृष्ण आडवाणी ने लिया था। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ ऐसी थी कि अगले साल ही उस पर डिसीजन आ गया, 1-2 साल में उस पर डिसीजन आ गया था। और फिर जब 1996 का चुनाव हुआ तो लाल कृष्ण आडवाणी उस चुनाव को लड़े और जीत करके संसद में पहुंचे। इसे कहते हैं निष्ठावान नेता। ये नहीं होता इनकी तरह का को केस का पता नहीं कब तक चले, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है मैं कुर्सी ले लूंगा, सही समय आने पे ले लूंगा। ये जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं साथियों। और उसी के साथ इन्होंने ये भी कहा मेरे पास दिल्ली में रहने के लिए घर नहीं है, अगर बेईमान होता तो सारे पैसे खा जाता। अरे भैया तुम खा गए हो, तुम देखना भी सभी अच्छा जितनी भी जो अदालत टाइप की उन्होंने लगाई है जनता की अदालत, ये 70 की 70 विधानसभा सीटों पे लगाएंगे दिल्ली की में। और जनता की अदालत तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे जनता तय करेगी कि निर्दोष हैं कि नहीं है। भैया यही बात आपने लोकसभा चुनाव में भी बोली थी कि अगर आप लोग मुझे जेल भेजना चाहते हो तो बीजेपी को वोट देना, और आप लोग मुझे बरी कराना चाहते हो तो आप आम आदमी पार्टी की झाड़ू पर या कांग्रेस के बटन पे दबा के आना। जनता ने कह दिया कि हम चाहते हैं आप जेल में रहिए। अब इस देश में कैदियों का, अपराधियों का फैसला जनता करेगी क्या? अदालत काहे के लिए है? उस हिसाब से तो जो आपने नाम सुने होंगे अतीक अहमद हो गया, आपका ये अंसारी था, विकास दुबे था, ये सब तो निर्दोष होने चाहिए थे क्योंकि हर बार जीत के आ रहे थे। ये तो इनका क्राइटेरिया है जी। चलिए, इसके अलावा इन्होंने जनता की अदालत में सवाल पूछे हैं आरएसएस से जी, मोहन भागवत जी से। इन्होंने 5 सवाल पूछे। पहला ये कि आपको नहीं लगता कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? क्या चीज हानिकारक है?
कि इन जैसे नेता को जेल में डालना ईडी सीबीआई के जरिए। ठीक है, दूसरा सवाल, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हैं? आरएसएस बताएं, मोहन भागवत जी बताएं, मतलब किस प्रकार की, कि जिसमें इनका कहना यह है, इस पॉइंट को तो मैं भी सही मानता हूं कि इनकी ये बात सही है कि बीजेपी खुद कुछ नेताओं पर आरोप लगाती है, जैसे अजित पवार महाराष्ट्र में कि भ्रष्ट हैं भ्रष्ट हैं भ्रष्ट हैं, फिर उन्हीं का समर्थन ले लेती है। तो ये बीजेपी ने गलत किया है और इनकी ये बात सही है और ये इन्होंने पूछा भी है। उसके अलावा तीसरा सवाल है, मोदी जी को गलत हरकत करने से रोका। इनका कहना यह है कि जो बीजेपी है वो आरएसएस से जन्मी है और आज क्या आरएसएस इतना दम दिखाएगी कि मोदी जी को गलत हरकत करने से रोक सके? मोहन भागवत जी बताएं, लेकिन इनको पूछना है। अगला चौथा सवाल, क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंखें दिखाने लगा? इनका कहना यह है कि आरएसएस से ही मोदी निकले हैं, आरएसएस से बीजेपी निकली और आज मोदी जितने बड़े हो गए कि आरएसएस को आंख दिखा रहे हैं। मतलब देख रहे हो कैसे ये आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है। और अगला ये कि जो 75 साल वाला कानून है क्या पीएम मोदी के लिए लागू नहीं होगा? जैसे बीजेपी में आपने सुना होगा 75 साल पार करने के बाद अमूमन लोगों को संवैधानिक पद नहीं दिए जाते। अब उन्होंने कहा है कि जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर कर दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया गया, क्या ये कानून मोदी जी पे भी लागू होगा? पहली बात तो ये कोई कानून नहीं है। दूसरी बात, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी कब रिटायर हुए हैं पहले इनसे पूछ लो। वो रिटायर हुए हैं 85 के बाद अपनी स्वेच्छा से। लाल कृष्ण आडवाणी जी तो 2019 तक एमपी रहे हैं, 90 साल से भी ज़्यादा के हो गए थे और वो पूरी संसद में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अटेंडेंस 90% से ज़्यादा थी। इनकी ताकत है ऐसे, मतलब ये आदमी, अब लाल कृष्ण आडवाणी से कंपेयर कर रहे हो, जिस आदमी ने अपने ऊपर आरोप लगा तो इस्तीफा दे दिया, तुम जेल में रहकर इस्तीफा नहीं दे पाए, उनसे कंपेयर कर रहे हो मोदी जी। ऐसी बात इनको करना शोभा नहीं देती। तो ये सब, ये जो है, जो इनका षड्यंत्र है केजरीवाल जी का, वो सिर्फ इतना है कि जनता को गुमराह करो, बार बार इमोशंस जगाओ जनता के। अभी देखना है कुछ फ्री की स्कीम्स भी लेकर के आएंगे, आतिशी लेकर के आएंगे, अब देख लेना। और आतिशी वो जो सीएम की कुर्सी पे दाग लग गए थे ना, उसको पेंट करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल जी खुद की इमेज पे लगे हुए दाग को पेंट करने की कोशिश करेंगे और जनता के इमोशंस को जागृत करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर कितना जुल्म हुआ है। यही आने वाले समय में होगा, आप देख लीजिएगा। जनता ने तो उन्हें नकार दिया है। आम आदमी पार्टी अगला चुनाव पूर्ण बहुमत में जीत जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो हंग असेंबली नज़र आ रही है। बाकी क्या होता है जनवरी फरवरी में, भविष्य में देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।